अनिकेत दुबई कमाने के लिए गया था क्योंकि उसके माता पिता के ऊपर बहुत ही कर्ज था। 3 साल बाद अनिकेत वहाँ से वापस आया तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी। इसीलिए वो अपने गांव के पास ही एक ढाबे पर गया तो वहाँ पर अनिकेत ने देखा कि उसकी मम्मी बर्तन धो रही थी और पापा वेटर का काम कर रहे थे। मम्मी पापा की ऐसी हालत देखकर अनिकेत को यकीन ही नहीं हो रहा था। अनिकेत ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस बुढ़ापे में भी उसके मम्मी पापा ये काम करेंगे। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अगर मम्मी पापा यहाँ काम कर रहे हैं तो फिर उसकी पत्नी सोनाली कहाँ है? अनिकेत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा नारायण खेती बाड़ी करते हैं। वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं और उसकी मम्मी घर में रहकर सबकी देखभाल करती हैं। अनिकेत के मम्मी पापा दोनों ही बहुत सीधे हैं। हमारे इस समाज में सीधा होना ही बहुत बड़ा श्राप है। अनिकेत के बड़े पापा श्याम प्रसाद ने अपने छोटे भाई नारायण के सीधे होने का फायदा बहुत अच्छी तरह से उठाया था। श्याम प्रसाद महाराजाओं की तरह आराम से घर में बैठे रहते थे और अनिकेत के पापा खेतों में काम किया करते थे। अनिकेत की मम्मी राधिका दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी और उसकी बड़ी मम्मी अनामिका राधिका पर हुक्म चलाया करती थी। वो जेठानी होने का भरपूर फायदा उठा रही थी। एक तरीके से देखा जाए तो अनिकेत के मम्मी पापा की हैसियत उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी के सामने सिर्फ नौकर और नौकरानी की थी। नारायण खेती बाड़ी करके जो भी कमाते थे वो सारा पैसा श्याम प्रसाद के हाथों में जाता था। नारायण के 2 बच्चे थे, अनिकेत और छोटी बेटी मोनिका। श्याम प्रसाद जी के कोई बच्चे नहीं थे। मोनिका और अनिकेत धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। नारायण के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। इसीलिए अनिकेत और मोनिका दोनों सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई में दोनों बहुत अच्छे थे। मोनिका स्कूल के साथ साथ घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। मोनिका 12वीं तक पढ़ाई करके घर में बैठ गई और अनिकेत का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। एक दिन राधिका ने नारायण से कहा, सुनो जी, अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम जल्दी से अपनी बेटी मोनिका की शादी कर देते हैं। आखिर अब वो 22 साल की हो गई है, फिर उसके बाद अनिकेत की भी कर देंगे। तो नारायण बोले, राधिका मैं क्या करूं? मैं खुद ही कभी कभी सोचता हूं, जब से समझदार हुआ था तब से और आज तक सिर्फ कमाया ही है, फिर भी मेरे हाथ पूरी तरह से खाली हैं। जब तक बाबूजी जिंदा थे तब तक सारी कमाई उनके हाथ में जाती थी और अब जब बाबूजी नहीं रहे तो सारी कमाई बड़े भैया अपने हाथ में रखते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं अपनी मोनिका बेटी की शादी कैसे करूं? मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। राधिका मोनिका की शादी में कम से कम 2-3 लाख रुपए तो लगेंगे ही ना। वो हम कहाँ से लाएंगे? देखिए मुझे कुछ नहीं पता, हमें मोनिका की शादी तो करनी पड़ेगी। जब उसकी उम्र हो जाएगी तो फिर शादी करना मुश्किल हो जाएगा। आप बड़े भैया से इस बारे में क्यों बात नहीं करते? आखिर आज तक आपने जितना कमाया है सब उन्हीं को तो दिया है, तो फिर मोनिका की शादी का खर्च तो उन्हें ही उठाना पड़ेगा। राधिका तुम्हें क्या लगता है मैंने इस बारे में बड़े भैया से बात नहीं की? मैंने एक बार उनसे कहा था कि मैं मोनिका की शादी करना चाहता हूँ तो उन्होंने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया था। तुम कह रही हो तो एक बार मैं फिर से बात करता हूँ। पहले हमारी मोनिका के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लो, फिर हम सब बैठकर एक बार बड़े भैया से बात करेंगे। नारायण ने मोनिका के लिए कई लड़के देखे, फिर उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। वो आर्मी में नौकरी करता था और उसके मम्मी पापा घर पर रहते थे। उस लड़के ने साफ साफ कह दिया था कि उसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लड़की ऐसी हो जो उसके माता पिता का ख्याल रख सके, क्योंकि वो तो ड्यूटी पर रहता है और उसके माता पिता घर में अकेले। नारायण ने अपनी बेटी की शादी उसी के साथ तय कर दी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। सभी लोग घर पर बैठे हुए थे।
तभी नारायण ने अपने बड़े भैया से कहा, भैया, मैंने मोनिका की शादी तय कर दी है। लड़का आर्मी में है, अच्छा खासा कमा लेता है। हमारी मोनिका को वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। शादी तय करने के बाद तुम मुझे बता रहे हो नारायण, किसी खेती बाड़ी करने वाले लड़के से शादी कर देते तो अच्छा था। नौकरी करने वाले लड़के को दहेज कहाँ से दोगे, कभी सोचा है तुमने? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो मैं फालतू में बर्बाद करूं। कैसी बातें कर रहे हो भैया? अभी तक तो मैंने जितना कमाया है सब आपको दिया है। कमा कर दिया है तो क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? वो खाता कहाँ से है, ये कभी सोचा है तुमने? हम तो 2 ही लोग हैं, तुम तो 4 लोग हो। जितना तुम कमाते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा तो तुम्हारे ऊपर ही खर्च हो जाता है। तुम लोगों के चक्कर में मैं खुद ही आज तक पैसे नहीं बचा पाया। तभी अनिकेत बोला, ठीक है बड़े पापा, अगर आपको पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं। हम लोग अपने खेत का एक टुकड़ा बेच लेंगे, उससे अपनी बहन की शादी कर देंगे, लेकिन उसकी जिंदगी हम बर्बाद नहीं होने देंगे। अनिकेत के मुंह से ये सुनते ही उसकी बड़ी मम्मी तुनक कर बोली, तुम लोगों के पास कौन सा खेत है जो तुम लोग बेच लोगे? सारा खेत तो हम लोगों के नाम है और हम उसे बेचने की तुम्हें इजाज़त नहीं देते। ये सुनते ही नारायण के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कैसी बातें करते हो बड़े भैया, खेत तो हम दोनों के नाम था ना। नहीं नारायण, खेत तो तुम्हारे नाम कभी था ही नहीं। जब बाबूजी जिंदा थे तभी मैंने उनसे साइन करवा लिए थे। सिर्फ इस घर में तुम्हारा आधा हिस्सा है, उसके अलावा किसी चीज़ पर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तो फिर बड़े भैया, आज तक जो मैं खेती कर रहा था वो किसके खेत में कर रहा था? नारायण, तू अपने खेत में काम नहीं कर रहा था, बल्कि मैं अपने खेतों में तुझसे मजदूरी करवा रहा था। नारायण और राधिका आज अपने आप को बहुत ही छला हुआ महसूस कर रहे थे कि कैसे उसके बड़े भाई ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब नारायण और अनिकेत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन मोनिका की शादी कैसे करे। और फिर 20 दिन के बाद शादी का मुहूर्त है। तब नारायण ने कहा, अनिकेत, मैं एक काम करता हूँ, बड़े भैया से उधार ले लेता हूँ। खेती तो मैं करता ही हूँ, उसी में कटवाता रहूँगा। अनिकेत कुछ नहीं बोला। नारायण ने जैसा कहा था उन्होंने वैसा ही किया। अपने भाई से 2.5 लाख रुपए लिए मोनिका की शादी करने के लिए, और मोनिका की शादी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कर दी। मोनिका अपने ससुराल में बहुत ही खुश है, लेकिन यहाँ पर उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने मिलकर नारायण और राधिका का जीना हराम कर दिया था। वो दोनों नारायण और राधिका को बहुत परेशान करने लगे। ये सब देखकर अनिकेत को बहुत गुस्सा आता। कई बार ऐसा होता कि अनिकेत का उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी के साथ झगड़ा हो जाता, क्योंकि अनिकेत अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अनिकेत थोड़ा बहुत जो भी कमाता था उसी से उसके घर का खर्च चल रहा था। अनिकेत मन ही मन में सोच रहा था कि उसे कुछ तो करना होगा जिससे वो मोनिका की शादी में लिया हुआ कर्ज उतार सके और अपने माता पिता को बड़े पापा की इस बंधुआ मजदूरी से आज़ाद करा सके। अनिकेत का एक दोस्त था जो दुबई में रहता था। अनिकेत ने उससे बात की कि वो वहाँ जाकर नौकरी करना चाहता है। तो अनिकेत के दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं अपने मालिक से बात करता हूँ और फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ आने का इंतज़ाम करवाता हूँ। ये सुनकर अनिकेत को थोड़ा सा सुकून मिला था, लेकिन इस सब में लगभग 2 महीने का समय लगने वाला था। अनिकेत सोच रहा था, अगर वो इस घर से चला गया तो उसके मम्मी पापा अकेले कैसे रहेंगे? कोई तो होना चाहिए जो उनका साथ दे सके, बड़े पापा और बड़ी मम्मी के रूप में बैठे दानों से बचा सके। अनिकेत वही गांव की एक लड़की से प्यार करता था जिसका उस दुनिया में कोई नहीं था। अनिकेत ने सोनाली को अपने दुबई जाने के बारे में बताया तो सोनाली बहुत ही परेशान हो गई और वो कहने लगी, अनिकेत, तुम चले जाओगे तो फिर मैं कैसे रहूँगी? इस पर अनिकेत ने कहा, सोनाली, मैं अपने मम्मी पापा और तुम्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता।
लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुमको सही लगे तभी हाँ कहना। तो सोनाली ने कहा, बताओ अनिकेत, क्या फैसला लिया है तुमने? सोनाली, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दुबई जाने से पहले हम दोनों कोर्ट में शादी कर लें। मैं 3 साल तक के लिए दुबई जाऊंगा। तब तक तुम मेरे माता पिता के साथ रहना और उनका ख्याल रखना, साथ में अपना भी। अब तुम बताओ सोनाली, क्या तुम मेरे इस फैसले में मेरा साथ दोगी? सोनाली ने इस शादी के लिए तुरंत ही हाँ कर दिया और फिर 1 हफ्ते के बाद सोनाली और अनिकेत ने कोर्ट मैरिज कर ली। अनिकेत ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया था इस शादी के बारे में। अनिकेत के मम्मी पापा तो सोनाली को बहुत ही पसंद करते थे, इसीलिए उन्हें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन उसकी बड़ी मम्मी और बड़े पापा कुछ नहीं जानते थे। जब वो शादी करके घर आया तो राधिका ने दोनों की आरती उतारकर घर में अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर आए, तभी एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। ये सब क्या लगा रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की से शादी करने की? मैंने तो तुम्हारे लिए लड़की पहले से ही देख रखी थी और तुम इससे शादी करके आ गए। एक बार हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? तुम सब के सब अभी के अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। अपने बड़े भैया की बातें सुनकर नारायण को बहुत ही गुस्सा आ गया। इस बार नारायण ने अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए कहा, बड़े भैया, बहुत हो गया, अब और नहीं। आपको याद है ना, इस घर में हमारा भी अधिकार है और हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। आपने मेरे साथ और मेरी पत्नी के साथ जो किया, मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब अगर आप मेरी बहू या बेटे के साथ ऐसा कुछ भी करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनते ही श्याम प्रसाद का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने नारायण के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। नारायण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू ये कैसे भूल गया? श्याम प्रसाद ने दूसरा थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि अनिकेत ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस बड़े पापा, बहुत हो गया, अब और नहीं। नारायण ने अपने बेटे को शांत कराया। बेटा, तू बीच में कुछ भी मत बोल, मैं हूं ना बात करने के लिए। इतने में बड़े पापा ने कहा, अगर इतनी हिम्मत आ गई है तुम लोगों में, तो जो मैंने तुम्हारी बहन की शादी में 2.5 लाख रुपए दिए थे, वो रुपए मेरे वापस करो। जब तक तुम मेरे रुपए नहीं दे देते, तब तक तुम लोग अपनी नजरें मेरे सामने नीचे करके रहना और अपने मुंह पर ताला लगा कर रखना। इतना बोलने के बाद उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी वहां से अपने कमरे में चले गए। राधिका ने अपनी बहू से माफ़ी मांगी। बहू, हमें माफ़ कर दे। तूने तो अभी अभी घर में पैर रखा था और तुझे इतनी बातें सुना दी गईं। सोनाली ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं तो सब कुछ अच्छे से जानती हूँ, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। राधिका सोनाली को अनिकेत के रूम में ले गई। बेटा, आज से ये कमरा तेरे सुख दुख का साथी है। अनिकेत को उसके दोस्त का फ़ोन आ गया था। उसने बताया कि सारा इंतजाम हो चुका है। 1 महीने के बाद उसे दुबई आना होगा। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे और 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। अनिकेत ने अपने मम्मी पापा को बताया कि वो 3 साल के लिए दुबई जा रहा है और वहाँ से आते ही बड़े पापा का सारा कर्जा चुका देगा और फिर वो लोग आज़ाद हो जाएंगे। तभी नारायण ने कहा, अनिकेत, अभी अभी तो तेरी शादी हुई है और तू बहू को इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? तो अनिकेत बोला, पापा, मैंने सोनाली से पहले ही सब कुछ बता दिया था, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। सोनाली ने नारायण से कहा, पापा, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें, मैं एकदम ठीक हूँ। बड़े पापा का कर्ज खत्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कभी उनकी मजदूरी से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हम सभी खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे।
तब तक राधिका बोली, बहू सही कह रही है। आज हम सब इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, कल को इन दोनों के बच्चे होंगे, तब वो भी क्या इसी तरह उनकी गुलामी करते रहेंगे। इसीलिए जो अनिकेत कर रहा है उसको करने दीजिए। हमारे लिए ना सही, उनके आने वाले परिवार के लिए हमें ये तो करना ही पड़ेगा। बातें हो जाने के बाद सभी लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर रात की 10 बजे की फ्लाइट से अनिकेत दुबई के लिए निकल गया। अगले दिन जब अनिकेत के बड़े पापा को ये पता चला कि अनिकेत दुबई चला गया है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। श्याम प्रसाद मन ही मन में सोच रहे थे कि अच्छा हुआ वो चला गया, अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने नारायण और राधिका के साथ साथ अब सोनाली को भी परेशान करना शुरू कर दिया। सोनाली भी थोड़ा शांत स्वभाव की थी, इसीलिए वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे और 1 साल बीत गया। कभी अनिकेत से बात हो जाया करती थी। अनिकेत का दोस्त ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए वो वहाँ पर मजदूरी का काम किया करता था। लेकिन अनिकेत पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसको वहाँ पर ठीक ठाक नौकरी मिल गई थी। एक दिन की बात है, सोनाली और राधिका किचन में काम कर रही थी। नारायण जी भी खेतों पर काम करके वापस आ गए थे। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया और तुम्हारे बेटे ने कुछ भी नहीं भेजा है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि सोनाली घर के काम करेगी और तुम लोगों के लिए मैंने एक ढाबा ढूंढ कर रखा है, जिस पर तुम दोनों काम करने जाओगे। नारायण बोला, बड़े भैया कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो ढाबे पर काम कर सकता हूँ, लेकिन राधिका वहाँ पर कैसे काम कर सकती है? नारायण, तुमसे किसी ने पूछा है क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम लोगों को बता रहा हूँ कि कल से तुम्हें वहाँ पर काम पर जाना है। और अगर कल से तुम लोग ढाबे पर काम करने के लिए नहीं गए, तो तुम्हारा खाना पीना बंद कर देंगे हम लोग। फिर देखता हूँ कौन आएगा तुम्हें खाना खिलाने के लिए। 2 दिन भूखे पड़े रहोगे तो तीसरे दिन अपने आप तुम्हारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। और मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना। नारायण को अपने बड़े भैया की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अब तक राधिका घर में काम कर रही थी तो नारायण कुछ नहीं कहता था, लेकिन एक ढाबे पर जाकर बर्तन धोना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था नारायण को। अगले दिन राधिका ढाबे पर काम करने के लिए नहीं गई तो श्याम प्रसाद बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ, आज रात का खाना नहीं बनेगा, उन लोगों को बता दो। 2 दिन बीत गए थे, बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने घर में खाना नहीं बनने दिया। अपने लोगों के लिए बड़े पापा बाहर से खाना पैक करवा कर ले आते थे, लेकिन घर में चूल्हा नहीं जलने दिया, जिसकी वजह से भूख के मारे सबकी जान निकल रही थी। राधिका ने रोते रोते नारायण से कहा, चलो कल से हम लोग ढाबे पर काम करने के लिए चलते हैं। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं काम कर लूँगी। आखिर हमने कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। लेकिन राधिका, बहू घर में अकेली रह जाएगी अगर उन लोगों ने बहू के साथ बुरा बर्ताव किया तो। तभी सोनाली ने कहा, पापा आप हमारी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं इन लोगों को देख लूँगी और फिर घर का काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपना और मम्मी जी का ध्यान रखिएगा। आप सबका डेली का रूटीन बन गया था। नारायण और राधिका ढाबे पर काम करने के लिए जाते और सोनाली घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब काम करती। कभी कभी सोनाली बड़ी मम्मी और बड़े पापा से बहुत तंग आ जाती थी, लेकिन फिर अपने आप को शांत कर लेती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अभी कोई पंगा करना ठीक नहीं है। जब तक अनिकेत दुबई से वापस नहीं आ जाते, तब तक हमें इसी तरह से रहना होगा, जैसे बड़े पापा और बड़ी मम्मी चाहते हैं। साल 6 महीने में जब मोनिका अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आती थी, तो उस दिन वो लोग ढाबे से छुट्टी ले लिया करते थे और पूरा दिन अपनी बेटी मोनिका के साथ बिताया करते थे। मोनिका को इस बात का पता भी नहीं चलता था कि उसके माता पिता एक ढाबे पर काम करते हैं।
ऐसे ही धीरे धीरे करके 1 साल और गुजर गया। नारायण और राधिका जिस ढाबे पर काम करते थे, वहां पर जितने भी रुपए मिलते थे, सारे के सारे रुपए बड़े पापा ले लिया करते थे। कभी कभी नारायण और राधिका सोचते, काश 1 महीने के रुपए हमारे पास रह जाते तो हम भी अपने लिए कुछ तो ले पाते, अपनी बहू के लिए कुछ ले पाते। लेकिन ऐसा 2 सालों में कभी नहीं हुआ। इतना काम करने के बावजूद भी कभी कभी नारायण, राधिका और सोनाली को खाना नहीं मिलता था, तो वो लोग पानी पीकर काम चला लिया करते थे। उन्हें तो बस इंतजार था दुबई से अनिकेत के वापस आने का। और धीरे धीरे करके इसी इंतजार में 3 साल गुजर गए। अब नारायण, राधिका और सोनाली अनिकेत से मिलने के लिए बेचैन होने लगे थे, क्योंकि 3 साल का समय पूरा हो गया था। इसीलिए उनको अब अनिकेत का इंतजार था। अनिकेत ने फ़ोन करके बताया कि 1 हफ्ते के बाद वो घर वापस आ रहा है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि अनिकेत 1 हफ्ते नहीं बल्कि 2 दिन के बाद आ रहा है। इन 3 सालों में नारायण और राधिका ने जितना भी कमाया, वो सारा पैसा श्याम प्रसाद के हाथों में गया। अनिकेत ने जब अपने माता पिता को इस तरह से काम करते हुए देखा, तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए और वो सब कुछ समझ गया था कि उसके जाने के बाद वहाँ क्या हुआ होगा। अनिकेत ने खाना नहीं खाया और चुपचाप वहाँ से उठकर अपने घर के लिए निकल गया। जब वो अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा सोनाली बड़े पापा और बड़ी मम्मी के लिए खाना लगा रही थी। जब उन लोगों ने खाना खा लिया तो थोड़ा सा खाना बड़ी मम्मी की थाली में रह गया था। तो उन्होंने सोनाली से कहा, इस खाने को तुम खा लेना, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और खाना खाने के बाद अपना काम निपटाकर जल्दी से मेरे रूम में आ जाना। मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ी देर मेरे पैर दबा देना। फिर उसके बाद छत पर कपड़े पड़े हैं, उन्हें उतार कर रख देना। अनिकेत मन ही मन में सोच रहा था, सारा काम तो सोनाली कर रही है, तो फिर बड़ी मम्मी के पैर दर्द कहाँ से होने लगे। आज उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने जाने से पहले सोनाली से शादी क्यों की। वहाँ से आने के बाद उसे शादी करनी चाहिए थी। कम से कम सोनाली को ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग सोनाली को इस तरह से परेशान करेंगे। अनिकेत ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से बड़ी मम्मी की आवाज़ आई। सोनाली जाकर दरवाजे पर देख कौन आया है जो दरवाज़ा खटखटा रहा है। सोनाली ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अनिकेत को देखकर सोनाली फूट फूट कर रोने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका अनिकेत उसके सामने खड़ा है। अनिकेत ने घर के अंदर आकर सोनाली को गले से लगा लिया और बहुत देर तक सोनाली अनिकेत के गले लगकर रोती रही। तभी अंदर से बड़ी मम्मी की आवाज़ आई, सोनाली कौन आया है? सोनाली ने कहा, कोई नहीं बड़ी मम्मी, वो मांगने वाली आई थी, मैंने उसे भेज दिया। मांगने वाली का नाम सुनते ही बड़ी मम्मी बोली, चले आते हैं मांगने के लिए। कुछ काम धाम तो करना नहीं होता है, फ्री में ही सब कुछ मिल जाए। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। थोड़ी देर बाद वो अपने आप शांत हो गई। सोनाली और अनिकेत अपने रूम में चले गए। सोनाली ने अनिकेत को यहाँ का सारा हाल सुना दिया। अनिकेत ने मन ही मन में सोच लिया था कि बड़ी मम्मी और बड़े पापा को अब सबक तो सिखाना पड़ेगा। बहुत परेशान कर लिया इन लोगों ने हमारी फैमिली को, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आने दो शाम को मम्मी पापा को, फिर मैं इन लोगों से बात करता हूँ। सोनाली किचन में अनिकेत के लिए चाय बनाने गई तो उधर से बड़ी मम्मी की आवाज़ आई, सोनाली किचन में क्या कर रही हो? बड़बड़ की आवाज़ आ रही है। तो सोनाली ने कहा, कुछ नहीं बड़ी मम्मी, बस पानी पीने के लिए आई थी। बड़ी मम्मी फिर से बड़बड़ाने लगी, चैन से सोने भी नहीं देती, कटर पटर करती ही रहती है। सोनाली अनिकेत के लिए चाय लेकर गई। अनिकेत ने कहा, सोनाली तुम्हारे हाथ की चाय पीकर सारी थकान खत्म हो गई। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है अपने घर आकर।
अनिकेत ने जानबूझकर नाटक करते हुए कहा। अच्छा सोनाली, ये बताओ, मम्मी पापा कहाँ पर हैं, दिखाई नहीं दे रहे। सोनाली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिकेत को क्या बताए, और अगर बताए भी तो कैसे बताए कि मम्मी पापा ढाबे पर काम करते हैं। अनिकेत ने सोनाली से फिर कहा, बताओ ना सोनाली, मम्मी पापा कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। सोनाली, सही सही बताओ, क्या बात है, मम्मी पापा कहाँ पर हैं। सोनाली ने मन ही मन में सोचा कि मैं ही बता देती हूँ कि मम्मी पापा कहाँ पर है, क्योंकि एक ना एक दिन तो अनिकेत को ये सब पता चल ही जाएगा कि उसके मम्मी पापा ढाबे पर काम करते हैं। तो फिर क्यों ना मैं ही बता दूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोनाली ने धीरे धीरे करके पूरे 3 साल की कहानी अनिकेत को बता दी, और अनिकेत को ये भी बता दिया कि मम्मी और पापा वहाँ पर जो काम करते हैं उसकी सारी पेमेंट बड़े पापा वहाँ से लेकर आते हैं। मम्मी पापा के हाथों में कुछ नहीं जाता। ये सुनकर अनिकेत को बहुत ही गुस्सा आ गया। अनिकेत ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे कहा कि वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके अपने मामा को उसके यहाँ पर भेज दे। अनिकेत के दोस्त ने पूछा, क्या हुआ अनिकेत, सब ठीक तो है ना? तो अनिकेत ने सारी कहानी अपने दोस्त को बता दी। उसके बाद अनिकेत के दोस्त ने अपने मामा को फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर उसके मामा अनिकेत के घर पर पहुंच गए। दरअसल अनिकेत के मामा उस थाने में इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर को देखकर उसकी बड़ी मम्मी थोड़ी चिंतित हो गई थी, और बड़े पापा भी परेशान दिखाई दे रहे थे। बड़े पापा ने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि उन्हें अनिकेत से मिलना है। बड़े पापा बोले, अनिकेत तो यहाँ नहीं रहता, वो तो दुबई में रहता है। क्या हुआ, उसने कोई गलत काम किया है क्या? तो इंस्पेक्टर साहब बोले, नहीं नहीं, कोई गलत काम नहीं किया है, और वो यहीं पर है, उसी ने मुझे फ़ोन करके बुलवाया है। क्या अनिकेत यहाँ पर है? उसकी बड़ी मम्मी और बड़े पापा ने हैरान होते हुए कहा। तभी अनिकेत अंदर कमरे से बाहर आया। उसे देखकर वो लोग अचंभित हो गए। इंस्पेक्टर साहब ने अनिकेत से कहा, क्या हुआ अनिकेत, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? अनिकेत ने कहा, अंकल ये मेरे बड़े पापा हैं, और हम लोगों ने अपनी बहन की शादी में इनसे 2.5 लाख रुपए लिए थे। वो मुझे लौटाने थे, इसीलिए मैं बाहर काम करने के लिए गया था। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने देखा मेरे मम्मी पापा एक ढाबे में काम कर रहे थे, और सोनाली यहाँ पर नौकरानी की तरह सारे काम कर रही थी। मेरे मम्मी पापा दोनों मिलकर महीने का 15,000 कमाते हैं, और वो सारे रुपए ये लोग वहाँ से लेकर आते हैं। मेरी मम्मी पापा को कुछ नहीं मिलता। तो बड़े पापा ने अपनी आवाज़ को तेज करते हुए कहा, कैसी बातें कर रहा है अनिकेत, मैं वहाँ से कोई पैसे लेकर नहीं आता। तेरे मम्मी पापा वहाँ पर काम करते हैं, तो जो भी पैसे मिलते हैं वो लोग खुद अपने पास रखते हैं। क्या सबूत है तेरे पास कि मैं वहाँ से पैसे लेकर आता हूँ? तो अनिकेत ने कहा, बड़े पापा आप मेरे साथ ढाबे पर चलिए, अभी सच पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब भी उन लोगों के साथ ढाबे पर पहुँच गए। जब वहाँ पर नारायण और राधिका ने अपने बेटे अनिकेत को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो लोग दौड़ते हुए अपने बेटे अनिकेत के पास आए और उसे गले से लगा लिया। नारायण बोले, बेटा अनिकेत, तू तो 5 दिनों के बाद आने वाला था, फिर आज कैसे? तो अनिकेत बोला, पापा मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे खुद ही सरप्राइज़ मिल गया। मैं वहाँ से जब वापस आया तो रास्ते में मुझे बहुत तेज भूख लगी, इसीलिए मैं इसी ढाबे पर सुबह खाने के लिए रुक गया था, और फिर मैंने देखा कि आप लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया और चुपचाप यहाँ से घर चला आया। नारायण ने पूछा, बेटा ये इंस्पेक्टर साहब तेरे साथ क्या कर रहे हैं? तो अनिकेत बोला, पापा ये मेरे दोस्त के मामा हैं, और इनको मैंने बुलाया है जिससे सारी बातें आज ही एकदम साफ हो जाएं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पर काम करते हुए कितना समय हो गया, और आपको यहाँ पर कितने रुपए मिलते हैं, और वो रुपए कौन लेकर जाता है? नारायण जी बोले,
बेटा छोड़ना उन बातों को, अब तू आ गया है ना तो सब ठीक हो जाएगा। अनिकेत थोड़ा गुस्से में बोला, पापा कुछ भी ठीक नहीं होगा, पहले आपसे जो पूछा है वो बताओ। तो उन्होंने बताया बेटा कि लगभग 2 साल होने वाला है हमें यहाँ पर काम करते हुए। हम दोनों के मिलाकर मालिक साहब 15,000 देते हैं, जो तुम्हारे बड़े पापा 1 तारीख को हर महीने आकर ले जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने अंदर से ढाबे के मालिक को बुलवाया और उससे पूछा, नारायण और राधिका की पेमेंट आप किसे देते हैं? ढाबे का मालिक किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने सच बता दिया कि वो रुपए श्याम प्रसाद को देता है, क्योंकि नारायण और राधिका को ढाबे पर श्याम प्रसाद ने ही लगवाया था। इतना सुनने के बाद अनिकेत बोला, तो बड़े पापा अब आपका और हमारा हिसाब किताब तो क्लियर हो गया। जितना आपने हमें दिया था, मेरे मम्मी पापा ने 2 सालों में उससे ज़्यादा आपको कमा कर दे दिया है। तो बड़े पापा तुरंत ही बोले, और जो 3 सालों से इन्हें खिला रहा हूँ वो क्या फ्री में आता है? तो अनिकेत ने बोला, मेरी सोनाली जो 3 सालों से आपके घर में नौकरानी की तरह काम कर रही है उसका क्या? अब उन लोगों के पास अनिकेत के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहां से सीधे घर चले आए। नारायण ने कहा, बेटा तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? उनके पैसे दे देता, सीधे बात खत्म हो जाती। पापा मैं तो पैसे देने के लिए ही तो आया था, लेकिन जब मैंने आप दोनों और सोनाली की ऐसी हालत देखी तो फिर मैंने उन्हें सबक सिखाने का सोच लिया। और पापा अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी आप घर चलिए और देखिए आगे क्या क्या होता है। अनिकेत ने इंस्पेक्टर साहब से कहा, अंकल थोड़ी देर और रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाइएगा। उसके बाद सभी घर वापस आ जाते हैं। अनिकेत ने एक बार फिर अपने बड़े पापा को आवाज़ दी और इस बार उसने घर के कागज़ और खेती के कागज़ मंगवाए। पहले तो उसके बड़े पापा घर के कागज़ और ज़मीन के कागजात लाने में आनाकानी कर रहे थे। फिर जब इंस्पेक्टर साहब ने हड़का कर कहा तो फिर वो सारे कागज़ लेकर आए। इंस्पेक्टर साहब ने जब वो कागज़ देखे तो पता चला इस घर में नारायण का आधा हिस्सा है और जो 3 बीघे ज़मीन है उसमें भी 1.5 बीघा ज़मीन नारायण के नाम पर है। ये सुनते ही नारायण और राधिका के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि श्याम प्रसाद ने तो कहा था कि सिर्फ इस घर में ही नारायण का आधा हिस्सा है, खेती में नहीं। इंस्पेक्टर साहब के सामने बड़े पापा की सारी पोल पट्टी खुल गई थी, इसीलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए थे। आज नारायण का पूरा परिवार श्याम प्रसाद की गुलामी से पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। नारायण का पूरा परिवार आज बहुत ही खुश था। आज पहली बार वो लोग आज़ादी से सांस ले पा रहे थे। अनिकेत दुबई से ठीक ठाक पैसे कमा कर लाया था, इसीलिए उसने अपना कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे करके 1 साल में बहुत अच्छा चलने लगा। नारायण और अनिकेत दोनों अपने कपड़े का व्यापार संभाल रहे थे। राधिका और सोनाली घर के काम देख रही थी। नारायण और राधिका को आज अनिकेत पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उनके बेटे ने आज उनको गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवा दिया था। बड़ी मम्मी और बड़े पापा की हालत धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही थी। आए दिन उन दोनों में झगड़े होते रहते थे और इधर नारायण और राधिका अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश हैं। कहते हैं हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है। नारायण और राधिका ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए उन्हें फल भी बहुत अच्छा मिला। बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने बुरे कर्म किए थे, इसीलिए उसका फल भी उन्हें बुरा ही मिला। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।